हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भाई माइक ऑफ कर लीजिए। विनोद शर्मा जी, आपका गुड माइक खुला हुआ इवनिंग सर। है जी। वेरी गुड इवनिंग। जिनके माइक खुले हों कृपया बंद कर लीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। विनोद जी, आपका माइक खुला हुआ है। विनोद शर्मा जी जी। आज कुछ लिंक में कोई प्रॉब्लम है, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। अभी ईश्वर सर का फ़ोन भी आया, उनको भी दिक्कत हो रही है ज्वाइन करने में। तो यदि वो ज्वाइन हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आईपीसी शुरू कर रहा हूं। तब तक आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए क्लास के साथ, ठीक है। यस सर। जी जी सर। देखिए, मैं आपको रोज़ निवेदन करता हूं, और आज आमना सर को, सॉरी, आमना मैम को सर बनना पड़ा। तो भाई, जब हम लोग आपको यहाँ क्लास दे रहे हैं, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो अदब के साथ बाद में सवाल पूछ ले। जब हम आप लोगों को यहाँ तक अलाउ कर रहे हैं कि आप हमारे पर्सनल नंबर से कांटेक्ट कर लें, हमें मैसेज भेज दें या हमें कॉल कर लें, हमने आपको फ्री हैंड किया हुआ है। उसके बावजूद यदि टीचर अपनी फ्लो में पढ़ा रहा है, उसके बीच में कोई एक्सक्यूज मी करके घुसना चाह रहा है और अपने ज्ञान का प्रदर्शन यहाँ करना चाह रहा है, तो भाई ज्ञान का प्रदर्शन करना है तो आओ मैदान में कूदो ना, फिर मेहनत करो, पढ़ाने के लिए आ जाओ हमारे साथ। हमें आवश्यकता है आप जैसे ज्ञानी लोगों की। जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ क्लास में करते हैं लोग, तो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट हेयर। बहुत सीधी सी बात है, हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं इसे पढ़ाने का। और पैसा भी लेते होते तब भी हम इतना सुनने के लिए, मतलब जो आप लोग भी क्लास में रहे होंगे उस टाइम मैंने भी देखा कि कोई सज्जन 2-3 दिन से उनको पता नहीं क्या खुन्नस टाइप की है कि वो फालतू फंड के सवाल। भाई, हम जानते हैं कि आप सब लोग विद्वान हैं, जो बैचलर ऑफ लॉ आप लोग हो चुके हैं, आपने बैचलर डिग्री प्राप्त कर ली है, तो आप अपने ज्ञान का अगर प्रदर्शन करना है तो प्लीज़ कम विद अस। मैंने मैसेज छोड़ा था कि आप आइए मैदान में और कराइए पढ़ाई। देखिए, हम कोई ज्ञानी होने का दावा नहीं प्रस्तुत करते, ना मैं करता, ना आमना मैम करती, ना हमारे और साथी जितने भी क्लास से जुड़े हुए हैं। सब क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को एक नियमितता के साथ बांध कर एक आपका 3-4 घंटे का एक सेशन ऐसा हो जाता है कि आप उसके माध्यम से पढ़ लेते हैं। तो हम बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हैं, इस बात का ना तो हमें कोई गुरूर है, ना कोई हमें इतना बड़ा ज्ञान है। किताब पढ़ के आपको पढ़ा देते हैं, भाई ये कहना चाह रहा है। आप लोगों से भी कुछ सीखने को मिलता है तो उसे हम ग्रहण कर लेते हैं। मेरी आवाज़ तो आ रही है आप लोगों को? सर जी। यस सर। जी सर कल आप बाबा नाम ले रहे थे ना, तो सर वो सॉरी उसके लिए सर, क्योंकि मैं बाबा माइक पे क्लिक कर रही थी, वो मेरा फोन हैंग हो रहा था बाबा, टच नहीं हो रहा था। तो सर लेकिन मैंने क्लास तो ली थी, और जो मुझे नहीं समझ में आया था फिर मैंने आपकी वो यूट्यूब पे वीडियो पे देख लिया था। तो अच्छा सर अच्छा। कल के लिए सॉरी। हाँ, नहीं नहीं, सर ये मैं कहना था। समझ रहा था कि कोई जी तकनीकी सर। मामला आपके साथ, आप नहीं जवाब दे। कई बार हो जाता है कि माइक ऑन नहीं होता। देखिए, ये इंटरनेट की जी दुनिया सर। है। कई बार इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है, कई बार मेरी भी आवाज़ नहीं आपको जाती, कई बार आपकी आवाज़ मेरे को नहीं आती। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं जी है। सर, तो सर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा क्योंकि आप बाबा पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब नहीं दे पा रही थी। हाँ, नहीं नहीं, मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ दिक्कत है उधर में। चलिए स्टार्ट सर करते कुछ हैं। नहीं होगा सर। हाँ, बोलिए, क्या कह रहे हो? सर कुछ नहीं सर, आप पढ़ाइए। जी, देखिए, 299 कल हमने डिस्कस किया था। 299 आप समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी किसी किस्म की? सर मैंने कल एक क्वेश्चन अराइज किया था 299 में कि हम उसकी इंटेंशन कैसे वो करेंगे, बस मेरा वही डाउट था इसमें, इंटेंशन का कैसे पता लगाएंगे बेटे कल्पेबल होमिसाइड में। बेटा इंटेंशन तो मैंने आपको तभी क्लियर कर दिया था कि इंटेंशन जो है एक मानसिक तत्व है, और इंटेंशन को हम आचरण से देखा जाता है कि आपका आचरण कैसा था उस टाइम। आपकी आचरण से आपका आशय पता लगता है। आशय का कोई ना तो मीटर बना हुआ है। आशय जो है वो 100% मानसिक तत्व है। मेरे मन में क्या आशय है, मेरे मन का आशय मेरे एक्टिविटी से तो पता लगेगा।
क्यों यस सर। भाई आप लोग? बट फिर सर कभी कभी ऐसा भी तो हो जाता होगा कि मतलब मर्डर किया है वो, हम सोच सकते होंगे कि कल्पेबल होमिसाइड हुआ है ना, ऐसा हो जाता होगा ना फिर। हाँ, मैं देखो आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप लोग जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको एक सिक्स्थ सेंस होता है और वो सामने वाले की नज़रों से और उसकी एक्टिविटी से पहचान लेती हैं कि इसका आशय मेरे प्रति कैसा है, क्या क्या ये सोच रहा है मेरे बारे में। इज दैट क्लियर? यस सर, यस। हाँ, तो बस आशय आशय को इतना ही समझो। आशय का कोई ना तो मीटर बना हुआ है कि आप किसी को मीटर से उसको एक दो प्लग लगाओगे उसके अंदर बंदे के और उसका आशय दिख जाएगा आपको। आशय केवल और केवल आपके आचरण से। भाई आपने किसी की मृत्यु कारित की और आपने उसकी मृत्यु जो है एक ऐसा हथियार लिया, मान लीजिए आपने एक चाकू लिया और किसी को उसको ऐसे वाइटल पार्ट पे घोंप दिया जाके कि वो मर जाएगा, तो क्या होगा? उसका आशय पता लग जाएगा ना उसके एक्ट से, क्या कैसा एक्ट था उसका। यस सर। हाँ, तो ये आशय को आप ऐसे ही समझिए, ठीक है? तो थैंक यू सर। हाँ, 299 क्लियर हो गया था आप लोगों को। अब आज देखते हैं 300 क्या कहता है। सेक्शन 300 मर्डर। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। फिर मैं आपको आपराधिक मानववध और हत्या का अंतर भी, अगर आज समय रहेगा तो आज, नहीं तो कल की क्लास में कराऊंगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप बड़े ध्यान से बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है भाई? ये कह रहा है एक्सेप्ट इन द केस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। ये जो लाइन है इसको अंडरलाइन कर लीजिए अपने ब्रैकेट में, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ठीक है, सबसे पहला पैराग्राफ क्लियर हो गया। हिंदी वर्जन पर देख लेते हैं इसका। ये क्या कह रहा है? एतस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। ठीक है भाई, पहली लाइन क्लियर होगी आप लोगों को? यस सर। सेकेंडली कह रहा है मानव वध को भी ये मर्डर ही बता रहा है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। शिखा जी, बेसिकली मर्डर का जो बेस है वो आपराधिक मानववध ही है। यदि आप पहली लाइन से पढ़ लें इसको, पहली लाइन कह रही है कि यदि आप आशय सहित किसी का आपराधिक मानववध करेंगे तो आप हत्या करेंगे। ठीक है? जी सर। हाँ, सेकेंडली कह रहा है इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू whom द हार्म इज कॉज्ड। दूसरा कह रहा है यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको यह अपहानि कारित की गई है। तो जो सेकंड वाला जो पार्ट आया इसका 300 का जो सेकंड है वो कह रहा है कि किसी व्यक्ति को आप ऐसी बॉडीली इंजरी कारित कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ऐसी क्षति कारित करने के आशय के साथ कर रहे हैं और आपको ये नॉलेज है, आप जानते हैं कि ऐसी क्षति से वैसा व्यक्ति मर सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। इज दैट क्लियर? सेकंड क्लियर हुआ? यस सर। जी। यस सर। हाँ, द थर्ड वन इज thirdly if it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। तीसरा कह रहा है यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो
और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में। ठीक है भाई। फोर्थली कह रहा है, इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज सो इमिनिशियली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी cause death or such bodily injury as is likely to cause death and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid। चौथा कह रहा है, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है, अंडरलाइन कर लीजिए इस शब्द को, इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप से क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य करे। जी, फोर्थ वन कुछ समझ आया भाई? नो सर। नो सर, बहुत अच्छी बात है, प्रयास करेंगे तो समझ आ जाएगा। चौथा वाला जो पार्ट कह रहा है कि वो कह रहा है कि आपका जो कृत्य करने वाला व्यक्ति है उसका जो कृत्य है वो इतना डेंजरस है, इतना आसन्न संकट है, उसके कृत्य से ऐसा संकट उत्पन्न हो जाएगा कि उसके कृत्य से किसी न किसी व्यक्ति को कोई न कोई क्षति कारित होगी इस प्रकार की कि उससे मृत्यु कारित हो जाए या एटवंस मृत्यु कारित हो जाए, और वैसा आसन संकट कार्य करने के लिए उसके पास कोई प्रति हेतु भी नहीं है, यानी कि कोई एक्सक्यूज भी नहीं है उसके पास वैसा कोई एक्सक्यूज भी नहीं है कि वो एक्सक्यूज दे सके अपने उस कार्य का कि भाई मैं इस वजह से मैंने ये कार्य किया, और उसका वो कृत्य इतना डेंजरस है, इतना आसन संकट है, इतना त्वरित डेंजरस है कि उस कार्य से या तो किसी की तत्काल मृत्यु हो जाएगी या इस प्रकार की क्षति कारित हो जाएगी जो बाद में मृत्यु में कन्वर्ट हो सके। इज दैट क्लियर? जी सर जैसे अपने शौक के लिए पूरी अच्छी जो चलती हो रोड उस पे गाड़ी तेज चलाना, रेस वगैरह लगाना, इससे एक्सीडेंट होके किसी की मौत हो सकती है, तो ये ठीक है इसके लिए एग्जाम्पल? हाँ, मान लीजिए कहीं आपके सामने आप खाली रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि सामने आपकी भीड़ है और आप उस भीड़ पर जो है अंधाधुंध गाड़ी दौड़ा देते हैं, तो आपको पता है, आप जानते हैं, और आपका वो कार्य इतना आसन संकट है कि वहाँ आपका आशय किसी विशेष व्यक्ति को मारने का नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि जब भीड़ पे आप ऐसा कृत्य करोगे, मान लीजिए कोई 10-20 लोग रोड के ऊपर दिख रहे हैं आपको, और आपने उसको ज़बरदस्त तरीके से उनको हिट किया जाके, तो ये निश्चित सी बात है कि या तो कोई तत्काल वहाँ गाड़ी के नीचे आके मरेगा या इसको इतनी चोट आ जाएगी कि वो बंदा अब नहीं मरेगा तो उसकी चोट के कारण बाद में मर सकता है। तो आपका जो कार्य है वैसा कार्य है जो आपने उस पर गाड़ी चलाई है, तो वो कार्य आपका चौथे में आएगा। वहाँ आपका इंटेंशन नहीं है किसी को मारने का कि भाई आपका विशेष इंटेंशन किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो, लेकिन आपने भीड़ में अंधाधुंध गाड़ी दौड़ा दी है। ठीक है भाई? अब 300 आपको समझ आ रहा है, कुछ कहानी क्लियर हो रही है? संदीप पवार जी सर हो रहा है कुछ। हाँ, देखो इसमें थोड़ा समय लगेगा आपको ना, मुझे खुद ना ये 299 और 300 को समझने में 10 साल लगे थे LLB की पढ़ाई के अलावा। ठीक है सर, ठीक। हाँ, तो मैं आप लोगों को प्रयास करूंगा कि आप इसको अच्छे से समझ जाएं। भले ही हमारी 2-3 क्लास इस पे चली जाए, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है, आप चाहे कल जजशिप करो,
चाहे वकालत करो, आपको इसका अंतर पता होना ही चाहिए। जी जी जी। आप कोर्ट के अंदर चला जाए, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, आपको 80% हमारे वकील साथी ऐसे मिल जाएंगे जो इसका अंतर नहीं समझा पाएंगे आपको। जी सर। क्योंकि वो क्या है कि हमारा कोर्ट के अंदर जो जो हम मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जी जो सर जी। कोर्ट में हम जब चले जाते हैं ना, तो वहाँ हम 2 पैसे कमाने के चक्कर में लग जाते हैं, फिर पढ़ाई से हमारा जी उतना जी ही जी। वास्ता रहता है जितना हमें ज़रूरत पड़ती जी है ना। तो जी सर। हाँ, अब मुझे तो चूंकि आपको यानी पढ़ाना, वहाँ पे सर ये होमिसाइड मतलब उसे क्या है, ये आपराधिक मानव वध को भी हत्या के तौर पे साबित करना चाहते हैं सब। हाँ वहाँ पे देख, इसका बचाव देना नहीं चाहते किसी को। हाँ, आपराधिक मानव वध ये जो है वो बेसिकली हत्या, मतलब कि एक, हत्या ये है। आप ये मान के चलिए, ये मान के चलिए कि आपराधिक मानव वध जो है बेसिकली एक विशेष जी प्रकार का आपराधिक मानव वध जो है वो हत्या में कन्वर्ट हो जाता है। आप ये मान के जी चलिए, इसका जब हम अंतर देखेंगे, पहले तो हम इनको जी दोनों को सर। समझ रहे हैं, है ना। जी जी जी। अब इसके इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, इस इलिस्ट्रेशन से आपका 300 क्लियर हो जाएगा। फिर 300 के 5 अपवाद भी आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। जब जी पांचों सर। अपवाद पढ़ लेंगे आप, 299 पढ़ लेंगे, 300 पढ़ लेंगे, फिर मैं अंतर वाली बात पे आऊँगा, तब आप लोगों के कुछ ज्ञान चक्षु खोलने का प्रयास करूँगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस, ठीक है सर, ठीक है। है ना, शब्दावली जो है। तो जी जी इलिस्ट्रेशन जी। पहला कह रहा है, ए शूट्स जेड विद इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जेड डाइज इन कंसिक्वेंस, ए कमिट्स मर्डर। ये कह रहा है कि ये को मार डालने के आशय से उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप यह मर जाता है, के हत्या करता है। भाई जब आप एक बात बताओ, सिखा से बात कर रहा हूँ, यस सर बोलिए। जब जब आप किसी की तरफ बंदूक को एम करके और उस पर सीधा फायर झोंकोगे, ठीक है, और उसको गोली लग जाएगी, जी सर। वो मर जाएगा, जी तो आपका इंटेंशन आपके एक्ट से पता लग गया नहीं लग गया कि आपका आशय उसको मारने का ही था, तभी आपने उसको पॉइंट आउट किया, उसकी तरफ निशाना साधा और गोली चला दी। तो आपका आशय आपके एक्ट से दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा? पढ़ा सर पढ़ा। बस आशय जो है आपके आचरण का परिणाम है, होता है ना हैं? बच्चों, कभी कभी हम मजाक में कर रहे होते हैं, उसकी तरफ बंदूक कर ली और वो सच्ची में चल जाएगी, तो फिर इंटेंशन नहीं है वहां पे और वो मर गया। वो एक डिफरेंट मैटर है। वो आप दुर्घटना में उसे मामले को ले जाना चाहेंगे या उसमें वो कहाँ जाएगा, वो साबित करने का भार तो आपके ऊपर है ना, कि मैं मजाक मजाक में कर रहा था, यस सर, ठीक है। ठीक है ना। और आपका बिल्कुल। ये भी देखा जाएगा कि मजाक किस लेवल की आप मजाक कर रहे हो। भाई किसी की तरफ आप भरी बंदूक चला रहे हो, है ना, तो ये मजाक थोड़ी है जी। वो सारा सारा का सारा खेल जो है वो फिर साबित करने का भार जो है एक्यूज पे आ जाता है। वो साबित करे कि आप क्या कर रहे थे, आपका आशय था या नहीं था, ये आपको डिफेंस में साबित करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। अब बी इलस्ट्रेशन देखते हैं। बी कह रहा है, ए नोइंग दैट जेड इज लेबरिंग अंडर सच अ डिजीज that a blow is likely to cause his death, strikes him with the intention of causing bodily injury. Jed dies in consequence of the blow. A is guilty of murder, although the blow might not have been sufficient in the ordinary course of nature to cause the death of a person in a sound state of health. But if A, not knowing that Z is laboring under any disease, gives him such a blow as would not be ordinary course of nature, kill a person in a sound state of health, here A, although he may intend to cause bodily injury, is not guilty of murder if he did not intend to cause death or such bodily injury as in the ordinary course of nature would cause death। ये इलिस्ट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से समझें। ये कह रहा है कि यह जानते हुए कि यह एक ऐसे रोग से ग्रस्त है कि संभाव्य है
कि एक प्रहार उसकी मृत्यु कारित कर दे। ठीक है, यहाँ ए को पता है कि बी को ऐसी बीमारी है, मान लीजिए किसी का कोई दिल का मरीज है, या किसी का लीवर फैला हुआ है, या किसी की तिल्ली फैली हुई है ना, तो वहाँ आप जानते हैं कि मैं इसका वो उसका क्या बोलते हैं, वो एरिया उसका नाजुक एरिया हो गया जहाँ से वो ग्रसित है। इज दैट क्लियर भाई? यहाँ तो कोई दिक्कत? यस सर, नो 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 डाउट। जी। शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उस पर आघात करता है, यह उस प्रहार के परिणाम स्वरूप मर जाता है। यहाँ कै जो है हत्या का दोषी है। ठीक है, यद्यपि वह प्रहार किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त ना होता। एक स्वस्थ व्यक्ति को आप मुक्का मार दें, पेट पे मार दें, छाती पे मार दें, कहीं मार दें, सामान्य जो प्रकृति का अनुक्रम है, सामान्यतः मुक्के से कोई मरता नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि वो किसी ऐसे रोग से ग्रस्त है और आपको जो मुक्का मार रहा है, ही नोज वेरी वेल, वो जानता है कि इसको यदि यहाँ हिट किया जाए तो यहाँ से ये मर जाएगा। इज दैट क्लियर? किंतु यदि कै यह न जानते हुए कि यह किसी रोग से ग्रस्त है उस पर ऐसा प्रहार करता है जिसमें कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में न मरता, तो यहाँ कै यद्यपि शारीरिक क्षति कारित करने का उसका आशय हो, हत्या का दोषी नहीं है। यदि उसका आशय मृत्यु कारित करने का या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का नहीं था जिससे प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित हो जाए। तो यहाँ दोनों अवस्थाएं इस इलस्ट्रेशन में आपको समझा दी गई। एक पोजीशन में तो जो कृत्य करने वाला व्यक्ति है वो जानता है, भली भांति जानता है कि ये व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त है, बीमार है, जिसको नॉलेज है। वो यदि जानते बूझते नॉलेज के साथ वहाँ इंटेंशन के साथ मार रहा है कि मैं इसको ऐसी जगह आघात करूँगा जिससे कि इसकी मौत हो जाएगी, तो तब तो मामला चला जाएगा भैया मर्डर में। और दूसरी अवस्था ये है कि यदि वो नहीं जानता, उसे नहीं पता है कि ये व्यक्ति इस प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है और वो उसको वहाँ मृत्यु कारित करने का उसका ऐसा कोई आशय नहीं है, ना उसका कोई ऐसी क्षति कारित करने का आशय है कि जिससे कि कोई व्यक्ति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मर जाए, तो वहाँ स्थिति क्या हो जाएगी? मामला चला जाएगा आपराधिक मानव वध में। इज दैट क्लियर? जी, ये इलस्ट्रेशन आपको समझ आ गया अच्छे से? नहीं आया ये बताइए। आ गया सर। जी, बहुत अच्छे। सी इलस्ट्रेशन कहते हैं, क्या कह रहा है सी? ये कह रहा है ए इंटेंशनली गिव्स जेड a sword cut on or club wound sufficient to cause the death of a man in the ordinary course of nature. Z dies in consequence. Here A is guilty of murder, although he may not have intended to cause Z's death. ये कह रहा है कि ये को तलवार या लाठी से कोई ऐसा घाव के साशय करता है जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी मनुष्य की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। परिणाम स्वरूप यह की मृत्यु कारित हो जाती है। यहाँ के हत्या का दोषी है, यद्यपि उसका आशय यह कि मृत्यु कारित करने का ना रहा हो। भाई आपने किसी पर तलवार से या लाठी से ऐसा हमला कर दिया, ऐसी चोट मार दी, आपका आशय उसको घायल करने का था, लेकिन आपके प्रहार से वो इतना घायल हो गया कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो यहाँ आप आशय ना होते हुए भी आप जो है मर्डर के लिए लायबल हो जाओगे। इज दैट क्लियर? यस सर। भाई ये इलस्ट्रेशन, हाँ जी। सर जैसे कि कोई झगड़ा हुआ है आपसे हाँ और उसमें वगैरह से ऐसी वार किया मतलब, हाँ, और उसके बाद मर गया, तो सर ये यही आएगा इसमें, हत्या किसमें आएगा ये? तो
बेटा अभी जी सर। अभी अभी इसके 5 अपवाद रह रहे हैं, बाकी 5 अपवाद में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके सर। हाँ ठीक है। अब इसका इलस्ट्रेशन नंबर डी कह रहा है, ए विदाउट एनी एक्सक्यूज fires a loaded cannon into a crowd of persons and kills one of them. A is guilty of murder although he may not have had premeditated design to kill any particular individual. अब ये जो आपका डी वाला इलस्ट्रेशन है, आपके 300 के जो पार्ट 4 पढ़ा था हमने, 300 का जो खंड 4, ये चारों इलस्ट्रेशन जो है ना इसके, ये चारों पार्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, 300 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 4 पार्ट पढ़े हैं ना 300 के हमने, और 4 ही इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं हम। तो इनको आप उन पार्ट से को रिलेट करके पढ़ें इलस्ट्रेशन को, समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, 300 में 4 ही तो खंड है और 4 ही इलस्ट्रेशन है। तो चारों पार्ट से, पहले पार्ट से पहला इलस्ट्रेशन कनेक्टेड है, दूसरे पार्ट से दूसरा इलस्ट्रेशन कनेक्टेड है, तीसरे पार्ट से तीसरा और चौथे से चौथा। अब चौथा क्या कह रहा है कि किसी प्रति हेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है कि हत्या का दोषी है, यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की उसकी पूर्व चिंतित परिकल्पना ना रही हो। जैसे अभी हमने एक डिस्कशन किया था कि आप रोड पे 20-30 लोग खड़े हुए हैं और आप उन पर जो है अंधाधुंध गाड़ी अपनी दौड़ा देते हैं, तो वैसी अवस्था में आपको पता है कि जब आप गाड़ी से किसी को ऐसे इंटेंशनली हिट करोगे तो निश्चित सी बात है आपका आशय उस भीड़ में से किसी व्यक्ति विशेष को मारने का नहीं था। लेकिन आपको ये जानकारी जरूर है कि आपका कार्य इतना आसन संकट है कि आप ऐसे किसी भीड़ पर गाड़ी चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उनमें या तो कोई तत्काल मर जाएगा या फिर ऐसी क्षति खा जाएगा कि बाद में उसकी क्षति के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाए, तो मामला 300 के खंड 4 में चला जाएगा और आप हत्या के लिए दायी होंगे। तो वो इलस्ट्रेशन बिल्कुल यहाँ इलस्ट्रेशन बता रहा है कि आप भीड़ पर जो है तोप चलाते हैं, भीड़ है आपके सामने और आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बार बार दोहरा रहा हूँ मैं। तो क्या एक्सक्यूज हो सकता है किसी बंदे के पास ऐसा करने के लिए? जी चैप्टर 4 का एक्सक्यूज क्या? चैप्टर 4 का एक्सक्यूज। हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर वो भीड़ आपके ऊपर हमलावर है, आपकी जान लेना चाहती है, तब आप बिल्कुल, आपके पास एक्सक्यूज़ है कि मुझे देखो मेरे पास और बचने का कोई साधन नहीं था और मैंने जो है ये मेरे पास बचाव के लिए तोप ही थी और भरी हुई चलाएंगे तभी भीड़ रुकेगी। तो वो एक्सक्यूज़ है, तो वो एक्सक्यूज़ साबित आप करेंगे। और आपके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं है और आपका एक्सक्यूज फेल हो जाता है तो आप यहाँ चौथे पार्ट में आ जाएंगे, 300 के खंड 4 में आ जाएंगे। ठीक है भाई, किसी को कोई समस्या यहाँ तक? नो सर। 300 के हम चारों खंड पढ़ चुके हैं। चारों खंड में किसी क्लास मेंबर को कोई समस्या हो, कुछ समझ ना आया हो भाई, मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ, और अन्यथा हम आगे बढ़ें। अब 300 के 5 अपवाद भी हैं और ये पांचों अपवाद आपको समझने चाहिए, बड़े ध्यान से इनको समझिए। ठीक है, और मैंने याद रखने के लिए पांचों अपवाद का एक सूत्र बना रखा है, तो आप अगर पेन नोटबुक आप लेके बैठे हों तो उस सूत्र को आप लिख लीजिए। ठीक है, वो आपके लिए बड़ा सुविधाजनक हो जाएगा। उससे 5 अपवाद आपके याद रहेंगे, जीवन भर नहीं भूलेंगे आप। बोलूं? जी सर। बोलिए। हाँ, सूत्र है अप्रालोझस, एप्रालोझस। सर हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में? हिंदी में लिखना है। हिंदी में जी।
ठीक है। अपरालोझस। अपरालोझस। ऐसे लिख लीजिए, ए को आगे बढ़ा दीजिए, अपरालोझस ऊपर से नीचे लिखिए आप, मतलब कि वर्टिकल लिखिए उसको, एप्रालोजस को। लिख लिया भाई? जी सर। हाँ, और ए के ए से आगे बढ़ा दीजिए, अचानक व गंभीर, अचानक एवं गंभीर प्रकोपन। अचानक एवं गंभीर प्रकोपन, ऐसे। प्रा से लिखिए, प्राइवेट प्रतिरक्षा का उल्लंघन। तीसरा लिखिए, लोक सेवक द्वारा अपनी शक्तियों का उल्लंघन। चौथा लिखिए, झगड़ा जनित आवेश। और से के नाम लिख लीजिए, सम्मति द्वारा। जैसे झगड़ा जनित, झगड़ा जनित। जैसे सैलाब। सम्मति, सम्मति से लोक सेवक, रिपीट कीजिए सर थर्ड वाला। लोक सेवक द्वारा अपनी शक्तियों का उल्लंघन। झगड़ा जनित आवेश, और से सम्मति। तो ये पांचों जो आपके 300 के 5 अपवाद हैं, उनका एक शॉर्ट फॉर्म आप याद रख लेंगे। अपरालोझस को दिमाग में सेट कर लीजिए, और जब आप एग्ज़ाम में लिखें तो उसको जो है वर्टिकली ऊपर से नीचे लिखते चलें, और उसके सामने उसे खोलते चलें। इससे आपका एक तो क्रम इनका सही बैठेगा। देखो, अगर आप ऐसे रट्टा मारेंगे ना इसका, तो क्या होगा कि आप पांचों को हो सकता है कि एग्ज़ाम में रिमाइंड करके लिख दें, लेकिन क्या होगा कि आप 5वां अपवाद पहले लिख देंगे, दूसरा तीसरे पे लिख देंगे, तीसरा चौथे पे लिख देंगे। तो ये आपका आंसर, आपको तो लगेगा मैं बिल्कुल सही आंसर दे के आया हूँ, लेकिन एग्जामिनर आपके क्रम से खुश नहीं होगा। एग्जामिनर आप पांचों चीज़ लिख के भी आएंगे, लेकिन अगर क्रम आप गड़बड़ा के लिख के आओगे, मान लीजिए आपको कोई बोले कि ABCD लिख के दिखाओ, और 26 के 26 अल्फ़ाबेट आपको क्रम में लिखोगे, तभी तो अगला आदमी आपको सही उत्तर, आपको सही नंबर देगा। अब आप A के बाद C लिखो, D के बाद F लिखो, लिख तो 26 दोगे आप, पूरे रट्टा मारा हुआ है चूँकि आपने, तो आप 26 तो लिखोगे, लेकिन अगर क्रम में नहीं लिखोगे तो क्या आपको आंसर का जो आपको नंबर मिलेंगे वो पूरे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो इसी प्रकार आपको अगर 300 को अपवाद सहित लिखने को आ जाए, तो आप ये सूत्र ध्यान रखना। ये सूत्र आपको सबको समझ आ गया भाई? कोई दिक्कत परेशानी? आ गया सर। आ गया ना? तो अब चलते हैं और इसके अपवाद देखते हैं। पहला अपवाद है इसका भाई, अपवाद नंबर 1 कह रहा है, व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। देखिए, ये बात आप समझ के चलें कि कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर होता है, ठीक है? जी सर। जैसे कि HGS क्लियर करने के लिए आपको बेसिकली अधिवक्ता तो होना पड़ेगा ना पहले, और 7 वर्ष की वकालत भी कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ जी सर, एक्सपीरियंस। हाँ, तो जो अधिवक्ता है मूल रूप से वो ही तो एग्जाम पास करके HGS बनेगा। हाँ जी। तो हम कह सकते हैं कि सभी HGS, डायरेक्ट बनने वाले HGS अधिवक्ता होते हैं शुरुआती तौर पर, लेकिन सभी अधिवक्ता HGS नहीं होते हैं। यस सर।
क्लियर हो गया ना? ये जो आप बार बार पढ़ते हैं ना कि सभी हत्या आपराधिक मानववध होती हैं, लेकिन सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं होती। तो ये सूत्र मैंने आपको एक अपने संबंधित एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो मैंने आपको अधिवक्ता और एचजीएस का एग्जाम्पल देते हुए समझाया है आपको। इज दैट क्लियर? सो यस सर। जी। जी सर। अब ये कह रहा है कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, एक्सेप्शन नंबर 1 कह रहा है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर whilst deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any other person by mistake or accident। ये कह रहा है भाई कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे। ठीक है, देखिए जो ये गंभीर और अचानक प्रकोपन जो है, ठीक है, ये इस लेवल का होना चाहिए कि उस लेवल से आदमी अपनी जो आत्म नियंत्रण की जो शक्ति होती है ना, हर व्यक्ति के पास सेल्फ कंट्रोल होता है, तो सेल्फ कंट्रोल आप खो दें। इस लेवल का अचानक व गंभीर प्रकोपन आपको होना चाहिए, तब आप इस अपवाद का लाभ ले पाएंगे। और ये साबित करने का भार आप ही के ऊपर होगा कि आप इस अपवाद को साबित करें, तो आपका मामला जो हत्या में आ चुका था वो रिवर्ट करके जंप करके आपराधिक मानव वध में वापसी चला जाएगा। सब समझ आया कुछ? जी सदब। हाँ जी सर। सर जैसे सर जैसे कि हम अगर ये साबित करते हैं कि हमें मतलब ऐसा वो हुआ था कि हम अपनी उससे जो मतलब उस टाइम पे जो हमारा हमें संयम रखना चाहिए था, हम उससे बाहर थे, मतलब हमें इतना वो हो गया था, गुस्सा आ गया था। हाँ, इतना क्रोध आ गया कि आत्म नियंत्रण की जो हमारी शक्ति थी वो बांध टूट गया, आत्म नियंत्रण का बांध टूट गया और बाढ़ आ गई बस क्रोध की। यस सर। जी सर। और इसमें क्रोध में हाँ, तब इसका हमें हाँ, और उस अवस्था में देखिए सामान्य मतलब व्यक्ति की कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं कि उन अवस्थाओं में क्रोध आ जाना और इस लेवल का क्रोध आ जाना ये स्वाभाविक है। ठीक है, तो वैसी स्वाभाविकता को ध्यान में रखते हुए ये अपवाद का निर्माण किया गया है। इज दैट क्लियर माय डियर? यस सर। लेकिन ये जो अपवाद है, 1 नंबर वाला जो अपवाद है, इसके भी कुछ प्रोविज़ो हैं। इसमें 3 प्रोविज़ो हैं, 1 एक्सप्लेनेशन है। तो ये अपवाद इन तीनों प्रोविज़ो और एक्सप्लेनेशन के अध्याधीन रहते हुए काम करेगा। तो देखते हैं प्रोविज़ो नंबर 1 क्या कह रहा है। द अबव एक्सेप्शन इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविज़ोज। फर्स्ट प्रोविज़ो कह रहा है दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट शाउट और वॉलंटरीली प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज फॉर किलिंग और डूइंग हार्म टू एनी पर्सन। ये कह रहा है कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या हानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रति हेतु के रूप में इप्सित ना हो या स्वेच्छा प्रकोपित ना हो। क्या समझे? फर्स्ट प्रोविजो कुछ समझ आया किसी के भाई? नहीं आया जी इप्सित सर क्या आया है? नहीं समझ। हाँ, कोई बात नहीं। सर ये बोल रहा है हाँ अवश्य मृत्यु।
हाँ, एक एक करके बताओ भाई। सर ये बोल रहा है कि जो गुस्सा आएगा उसको, जो उसको प्रकोपन आएगा, वो सामने वाला व्यक्ति से आना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति से। रूबीना बोल रही है। का कोई कार्य ऐसा हो या फिर कोई उसकी बात ऐसी हो जिससे गुस्सा आ जाए। नहीं, वो तो कह ही रहा है, वो तो उसने पहले अपवाद में ही कह दिया। अपवाद में प्रोविजो क्या कह रहा है? मैं प्रोविजो की बात कर रहा हूँ, मेन एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। जी, दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। ये कह रहा है कि यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रति हेतु के रूप में इप्सित ना हो या स्वेच्छा प्रकोपित ना हो। मतलब जो अपराधी है, जो इस अपवाद का लाभ उठाना चाह रहा है, वो कुछ ऐसा माहौल खुद ही क्रिएट ना करे कि वो ऐसा माहौल क्रिएट करके अपना एक्सक्यूज के तौर पे ये साबित करना चाहे कि भाई देखो मुझे तो ये ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन इस वजह से आ गया था। तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण जो है वो नेचुरली होना चाहिए, उसको क्रिएट नहीं करना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर, रुस्तम मूवी। रुस्तम मूवी, ठीक। सेकंड, ये कह रहा है दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ or by a public servant in the lawful exercise of the powers of such public servant। और दूसरा कह रहा है कि यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। मान लीजिए कोई लोक सेवक किसी को अरेस्ट करने के लिए चला जाए, वो तो विधि का पालन कर रहा है ना लोक सेवक, और उस लोक सेवक के उस कृत्य से उस व्यक्ति को जिसे अरेस्ट किया जा रहा है वो गंभीर व अचानक प्रकोपन में आ जाए। होता है ना, जिसे आप गिरफ्तार करोगे नेचुरल रूप से उसे क्रोध आएगा और वो मार दे लोक सेवक को, तो यहाँ ये एक्सेप्शन फिर लागू नहीं होगा, क्योंकि वो जो प्रकोपन उसे आया वो ऐसी बात से आया जिससे कि लोक सेवक जो है अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कर रहा था। तो वैसी बात से यदि आपको क्रोध आ रहा है और आप अपनी आत्मनियंत्रण की शक्ति खो रहे हैं, तो वहाँ आपको ये एक्सेप्शन कोई लाभ पहुँचाने वाला नहीं है। सेकंड, इसका प्रोविजो ये समझा रहा है आपको। इज दैट क्लियर माय डियर? यस सर, क्लियर। बट सर फिर ये में लगेगा, अगर वो उसे पब्लिक सर्वेंट को मार रहा है तो ये मर्डर में लगेगा कि होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड में? वही तो कह रहे हैं बेटा, ये एक्सेप्शन नहीं लागू होगा। जब एक्सेप्शन लागू नहीं होगा तो 300 में रह जाएगा ना मामला, हत्या में जाएगा। ठीक है ना। और तीसरा जो कह रहा है यह है कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। तो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अपना प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग कर रहा है और उससे आप आ गए प्रकोपन में, आपको वो गंभीर व अचानक प्रकोपन हो गया, आपने वो बंदा मार दिया, तो तब भी ये अपवाद आपके किसी काम का नहीं है। इज दैट क्लियर गुंजन? तब भी वो मर्डर ही माना जाएगा? तब भी मर्डर माना जाएगा। ये प्रोविजो हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। ठीक। देखिए जी, आपने आज तक ये हत्या वाला सेक्शन पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि आज जिस तरीके से आप इसको पढ़ रहे हैं और जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, शायद पहले ना पढ़ा हो आपने। जी सर, पहले केवल पढ़ा था लेकिन अब समझ रहे हैं। बिल्कुल, आप समझिए इसको। और इसका एक्सप्लेनेशन भी कुछ कहना चाह रहा है, इसकी भी सुनो एक्सप्लेनेशन क्या कहना चाह रहा है। Whether the provocation was grave and sudden enough to prevent the offense from amounting to murder is a question of fact। और ये कह रहा है स्पष्टीकरण कि प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, तो ये तथ्य का प्रश्न है। क्या समझे? दिस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, और ये फैक्ट साबित करने का भार किस पे है? एक्यूज पे है ना? यस सर। कहाँ से आपको एक्सेप्शन का लाभ कौन सी धारा से मिलता है?
कौन से चैप्टर से मिलता है एक्सेप्शन का लाभ? जी, चैप्टर नंबर 4। और कौन सी धारा है जो आपको कनेक्ट करती है? सर 105 एविडेंस। सेक्शन 6 वो 105 तो एविडेंस एक्ट की बात बाद में करेंगे। आईपीसी की कौन सी धारा है जो आपको? सेक्शन 6 रूबी कह रही है सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी। कौन सहमत है रूबी से, कौन नहीं? शुरू से आईपीसी की क्लास कौन ले रहा है मेरे साथ? ये जो आईपीसी में आप पढ़ा रहा हूँ, कौन क्लास में ऐसा बंदा है जो पहले दिन से मेरे साथ है क्लास में? बताएं जरा। कोई नहीं है? मैं तो हूँ शायद। तूने तो 4 बार पढ़ रखी मेरे से आईपीसी पहले। यस सर। भाई कोई नहीं है क्या क्लास में ऐसा बंदा जो आईपीसी धारा 1 से पढ़ रहा हो मेरे साथ? तो चैप्टर 5 से स्टार्ट हम तो सर मैं 70 धाराओं के बाद आया था। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि क्लास में ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई माइका लाल या लाली नहीं है जो पहले दिन से मेरे साथ आईपीसी से जुड़ा हुआ हो। जी सर। हाँ, तो इसलिए हाँ सदब, क्या कहना चाह रहे हो? के अंतर्गत आएगा तो सर ये क्योंकि हाँ, जैसे तो क्या कह रहे? मैं आपके साथ जो जुड़ी हूँ वो मैं 150 हो चुके थे तब जुड़ी थी, लेकिन मैं फिर भी 96 को इसके साथ कनेक्ट करना चाहूंगी जो सेक्शन 96। हाँ, देखिए आप लोग नोट कर लीजिए सभी। हमारी आईपीसी की जो धारा 6 है, धारा 6 वो अति महत्वपूर्ण धारा है। और धारा 6 ही सारे एक्सेप्शन को, सारे चैप्टर नंबर 4 को, और जो भी किसी धारा के साथ कोई एक्सेप्शन दिया हुआ है उसको मेन धारा के साथ कनेक्ट करती है। धारा 6 आईपीसी की धारा 6। एक बार धारा 6 में तो एक्सप्लेनेशन दिया गया है ना, आप एक्सेप्शन कह रहे थे तो वो तो 76 में है। अरे बेटा, धारा 6 को एक बार पढ़ लो पीछे जाके। धारा 6 को पढ़ लो, कोई जोर से पढ़े एक बार धारा 6। नहीं पढ़ देती। हाँ, आप ही पढ़ो, सिखा। Definition in the code to be understood subject to exception. Throughout this code, every definition of an offense, every penal provisions, and every illustrations of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions. हाँ जी सर, ये क्या रहा है? तो ये धारा 6। हाँ, exception are not repeated in such definition, penal provision or illustration. तो धारा जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ना, वो पूरी आईपीसी से धारा 6 के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अगर धारा 6 को हटा दो ना तो वकील कपड़े फाड़ देंगे और चैप्टर नंबर 4 को कहीं भी लागू नहीं होने देंगे। हाँ ठीक है सर। है ना? तो स्पष्टीकरण कह रहा है कि प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, ये तथ्य का प्रश्न है। ये हर केस में फैक्ट का एक इशू होगा और इसको साबित करने का भार किस पे होगा? उस पे होगा जिस पे चार्ज लगा है, यानी कि एक्यूज पे होगा। इज दैट क्लियर माय डियर? यस सर। तो वैसे तो 50 मिनट के आसपास क्लास हो चुकी है, लेकिन आप चाहो तो इसके इलस्ट्रेशन हम फटाफट देख लें या कल की क्लास में देखें इसको? नहीं सर, पढ़ा दीजिए सर। अच्छा, चलिए। इलस्ट्रेशन कह रहा है ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एक्साइटेड बाय अ प्रोवोकेशन गिवन बाय जेड इंटेंशनली किल्स वाई जेड्स चाइल्ड। दिस इज मर्डर in as much as the provocation was not given by the child and the death of child was not caused by accident or misfortune in doing an act caused by the provocation। इसका इलस्ट्रेशन कह रहा है कि यह द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश के असर में मैं का जो यह का शिशु है के साशयवध करता है, यह हत्या है।
क्योंकि प्रकोपन उस शिशु द्वारा नहीं दिया गया था और उस शिशु की मृत्यु उस प्रकोपन से किए गए कार्य को करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई है। इज दैट क्लियर? मतलब कि आपको जो प्रकोपन मिला वो तो प्रकोपन डिफरेंट व्यक्ति की तरफ से मिला, और आपने इंटेंशनली वध किसका कर दिया उस प्रकोपन में? उसके बालक का। देखिए, दो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था में तो हाँ सदब क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे सर अगर हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं और बहुत खतरनाक झगड़ा हो गया, अगर उनका बच्चा है वहां पर, उन्होंने उसमें से मतलब उनके हस्बैंड ने अपने बच्चे को मार दिया, तो वो हत्या होगी सर? हाँ, नेचुरल सी बात है। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको ए ने प्रकोपित किया बी को और बी ने उस प्रकोपन में आके हमला किया ए पे, और दुर्घटनावश ए की बजाय उसके बालक को चोट लग जाए, वो मर जाए, तब तो एक अलग सीन है। ये इलस्ट्रेशन कह रहा है कि ए ने बी को प्रकोपित किया और बी ने इंटेंशनली उसके बालक को ही मारा, ए को कुछ नहीं कहा उसने, तो यहाँ वो हत्या में जाएगा, उसको इस अपवाद का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा सीन जो था पहले वाला, उसमें उसने अटैक तो ए पे ही किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश या दुर्घटनावश वो बच्चा चपेट में आ गया, तब ये एक्सेप्शन का लाभ मिल जाएगा। इज दैट क्लियर भाई? Yes, sir. जी। सर इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रकोपन मतलब जो आवेश दिला रहा है, हाँ, उस आवेश के प्रतिफल में हाँ, एक्शन भी उसी के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी और के आप ऊपर नहीं। हाँ, केवल आप भाई, आपको लाभ तभी तो मिलेगा भाई। मुझे गुस्सा दिलाया रामलाल ने, मैं श्यामलाल को मार दूं इंटेंशनली, तो ये एक्सेप्शन तो हवा हो जाएगा ना। जी जी। हाँ, रामलाल को मारने के चक्कर में श्यामलाल दुर्घटनावश चपेट में आ जाए, जी भाई मैंने कोई चीज़ उठा के मारी, थ्रो करके मारी तो रामलाल को, रामलाल नीचे बैठ जी गया, सर। लगी श्यामलाल और को, जाके शाम को तो एक अलग सीन है, वो दुर्घटनावश दुर्भाग्यवश हो रहा है ऐसा। लेकिन यदि आप इंटेंशनली उसको तो छोड़ दिया आपने, जिसे प्रकोपित किया आपको, है ना, जी जी सर जी। और कहने लगो भाई रामलाल, श्यामलाल जो है, श्यामलाल को बोले भाई रामलाल तेरा भाई है, उसने मुझे प्रकोपन दिया था, मैं तुझे मारूंगा, तो वहाँ ये एक्सेप्शन काम नहीं करेगा, हवा हो जाएगा, जी जी सर। और मामला हत्या का हत्या में ही रह जाएगा। जी जी ठीक है, सर। चलिए ए इलस्ट्रेशन ए की हुआ है ना, अभी बी देखते हैं। वाई गिव्स grave and sudden provocation to A. A on this provocation fires a pistol at Y, neither intending nor knowing himself to be likely to kill Z, who is near him, but out of sight, A kills Z. Here A has not committed murder but merely culpable homicide. ये आपका दूसरे वाला सीन इस सेकेंड इलस्ट्रेशन में आ गया। कै को मैं गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। कै इस प्रकोपन में मैं पर पिस्तौल चलाता है, जिससे न तो उसका आशय यह का जो समीप ही है किंतु दृष्टि से बाहर है वध करने का है, और न वह यह जानता है कि संभाव्य है कि वह यह का वध कर दे। कै यह का वध करता है। यहाँ कै ने हत्या नहीं की है किंतु केवल आपराधिक मानव वध किया है। आ गई बात समझ में भाई? यस सर। जी जी। इलस्ट्रेशन नंबर सी देख लेते हैं जल्दी से। ए इज लॉफुली अरेस्टेड बाय जेड ए bailiff. A is excited to sudden and violent passion by the arrest and kills Jed. This is murder inasmuch as the provocation was given by a thing done by a public servant in the exercise of his powers. ये द्वारा जो एक बेलिफ है, कै को विधिपूर्ण गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। उस गिरफ्तारी के कारण कै को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह यह का वध कर देता है। यह हत्या है क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो एक लोक सेवक द्वारा उसकी शक्ति के प्रयोग में की गई थी। आ गई समझ में?
यस सर। आपका जो प्रोविजन नंबर 2 है उससे कनेक्ट है ये। इसके इलस्ट्रेशन के साइड में लिख लो प्रोविजन नंबर 2, ठीक है। डी, ए appears as a witness before Jed, a magistrate. Jed says that he does not believe a word of a deposition and that A has perjured himself. A is moved to sudden passion by these words and kills Jed. This is murder. यह के समक्ष जो एक मजिस्ट्रेट है साक्ष्य के रूप में कै उपसंजात होता है। उपसंजात का मतलब उपस्थित होना, हाजिर होना। यह कहता है कि वह कै के अधिसाक्ष्य के कै के अभिसाक्ष्य के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता और यह कि कै ने शपथ भंग किया है। कै को इन शब्दों से अचानक आवेश आ जाता है और वह यह का वध कर देता है। तो क्या करता है वो हत्या करता है। क्योंकि जो उसको आवेश आया ना मजिस्ट्रेट के शब्दों से आया और मजिस्ट्रेट के जो शब्द हैं वो अपनी विधिपूर्ण जो अपनी ड्यूटी कर रहा है लोक सेवक होने के नाते उस दौरान उसके कहे गए शब्दों से वो आवेशित हुआ है। तो वैसा आवेश जो है हिट हो जाएगा कहाँ से? प्रोविजन 2 से। प्रोविजन नंबर 2 से हिट हो जाएगा और आपका ये एक्सेप्शन हवा हो जाएगा। आप हत्या के हत्या में ही रह जाएंगे, आप इस अपवाद का लाभ नहीं ले पाएंगे। इज दैट क्लियर भाई? ई देख लेते हैं। ए अटेम्प्ट्स टू पुल जेड्स नोज। जेड in the exercise of the right of private defense lays hold of A to prevent him from doing so. A is moved to sudden and violent passion in consequence and kills Jed. This is murder inasmuch as the provocation was given by a thing done in the exercise of the right of private defense. ठीक है, ये प्राइवेट डिफेंस की बात कहाँ पढ़ी हमने? प्रोविजन नंबर 3 में, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन कह रहा है यह कि नाक खींचने का प्रयत्न क्या करता है। तो देखिए किसी की नाक खींचने का आप प्रयत्न करोगे तो उसके पास अपनी बॉडी की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है कि नहीं है? भाई आप वैसे प्यार मोहब्बत में किसी का नाक पकड़ के हिला दो तो ठीक है, और किसी की टोंटी पकड़ के ऐसे ही आप बैठने लगो नाक की, तो वो अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल करेगा नहीं करेगा? अब उस प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में आपको आ गया गुस्सा कि हेलो हम तो नाक खींच रहे, इसका मैं नाक ही नहीं खींचने दे रहा है, और अचानक वह गंभीर प्रकोपन में आके आपने कर दिया उसका काम तमाम। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? मर्डर लगेगा, क्योंकि जो प्रकोपन आया था वो प्रकोपन वैसी बात से आया था जैसी बात हमें प्रोविजन नंबर 3 बता रहा है। प्रोविजन नंबर 3 बता रहा है कि यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। तो जो नाक बचा रहा है अपना, वो अपना नाक विधिपूर्ण प्रयोग कर रहा है ना प्रतिरक्षा का। इज दैट क्लियर? यस सर। इसका लास्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये कह रहा है जेड स्ट्राइक्स बी, बी इज बाय दिस प्रोवोकेशन एक्साइटेड टू वायलेट रेज। ए a bystander intending to take advantage of B's rage and to cause him to kill Jed puts a knife into B's hand. For that purpose, B kills Jed with the knife. Here B may have committed only culpable homicide, but A is guilty of murder. देखिए यहाँ खे पर यह आघात करता है। खे को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता है। अब कै जो निकट ही खड़ा हुआ है, खे के क्रोध का लाभ उठाने और उससे यह का वध कराने के आशय से उसके हाथ में एक छुरी उस प्रयोजन के लिए दे देता है। खे उस छुरी से यह का वध कर देता है। यहाँ खे ने चाहे केवल आपराधिक मानव वध ही किया हो, किंतु जो कै है वो हत्या का दोषी है। ये इलस्ट्रेशन हमने पहले भी पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? पीछे कुछ याद है किसी को? जी 290
299 में पढ़ा था। 299 में आया था ऐसा इलस्ट्रेशन कोई? हाँ, ये सर आया था। अच्छा, तो समझ आ गया ना इलस्ट्रेशन क्या कहना चाह रहा है? यस सर। ये इलस्ट्रेशन ये कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति क्रोध में है, वो क्रोध में आके अगर किसी व्यक्ति को अचानक कोई गंभीर प्रकोपन में हिट करके मार रहा है तो उसको तो अपवाद का लाभ मिल जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति जो उसके पास ही खड़ा हुआ है और वो भी उस व्यक्ति से कुछ रंजिश रखता है, वो उस मौके का फ़ायदा उठाकर उस व्यक्ति को कुछ सहायता सप्लाई कर देता है कि ले मार बेटा चक्कू, ते तो गुस्सा आ रहा, निपटा दे इसका, कर दे काम तमाम। तो उस व्यक्ति जिसने उसको चाकू दिया है, ठीक है, वो चाकू देने वाला व्यक्ति जो है वो जाएगा हत्या में, और जिसने जो प्रकोपित था, जो इस अवस्था में आ गया था कि वो उसने आत्मनियंत्रण खो दिया था, तो वो व्यक्ति जाएगा काहे में भाई? वो आपराधिक मानव वध में चला जाएगा। ये इलस्ट्रेशन हमने पीछे अबेटमेंट वाले सेक्शन में कहीं पढ़ा था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास का समापन हम इन्हीं शब्दों के साथ करते हैं। गुड नाइट, गुड बाय। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा मेरा बताया हुआ। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर।